डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, एक बारी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई टीचर। डियर स्टूडेंट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हिंदी में वित्तीय प्रशासन बोलते हैं, इसका यूनिट 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बारी आप सभी लोगों को फिर से रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और प्रेस भी करें बेल आइकन को, ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेरी या डाउट रहता है तो मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। हमारा फेसबुक पे एक पेज है ई टीचर, उसको भी आपने लाइक करना है, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है इस लिंक से, ताकि आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल्स वगैरह आसानी से मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं इसके सिलेबस की ओर। तो डियर स्टूडेंट, 4th यूनिट में है पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर फाइनेंस। तो पार्लियामेंट किस प्रकार से फाइनेंस पर कंट्रोल करता है। पार्लियामेंट्री कुछ कमिटीज होती हैं, उन कमिटी में पहली कमेटी है पैक, एस्टिमेट कमेटी, सीपीयू कमेटी, कैग एंड आरबीआई। तो ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा ही सही सिलेबस है। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं इसके टॉपिक्स की ओर। तो स्टूडेंट, हम अब आगे बढ़ते हैं पहले टॉपिक की ओर। और जो पहला टॉपिक है इस यूनिट का वो है कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑन फाइनेंस। तो कहने का कि सांसद जो है वो वित्त पर किस प्रकार से नियंत्रण बनाता है। तो पार्लियामेंट का कंट्रोल हमने पहले भी पढ़ा था, पहले सेकंड यूनिट में, कि किस प्रकार से बजट पहले कोई पेश होता है, उसकी प्रिपरेशन होती है, फिर वो पेश होने के बाद फिर वोटिंग होती है। बहुत एक रिजिड प्रोसेस चलता है। इस रिजिड प्रोसेस से हमें यही कंक्लूजन मिलता है कि पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा कंट्रोल रहता है हमारे देश के अंदर। क्योंकि कोई भी लॉ अगर बनता है, कोई भी बजट अगर पास होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि इस साल टैक्स को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, ये सारी डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर ही बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा कंट्रोल रहता है बजट के ऊपर। तो एनेक्टमेंट ऑफ बजट मतलब बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं साधारण भाषा में, फॉर्मल वे में। इसको पास कौन करता है? पहले पार्लियामेंट करता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाती है, प्रेसिडेंट उसको अपना मोहर लगाती है। ठीक है। तो देश के अंदर पैसा का रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर, उसके लिए जो कानून बनाना, वो जो लीगल अथॉरिटी है वो किसके पास है? पार्लियामेंट। इसके अलावा कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जिसके पास ये अधिकार दिया गया है कि वो पैसे को इकट्ठा कर सके या खर्च कर सके। तो पार्लियामेंट विभिन्न तरीके से, विभिन्न स्टेजेस से पैसे पर कंट्रोल बनाती है। वो इस प्रकार से है। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। तो मैंने बोला कि कर को, टैक्स को बढ़ाना है, घटाना है, किस चीज का दाम बढ़ाना है, कम करना है, ये सारी डिसीजन कहाँ पे होगी? जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट पेश होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद वहां पर जनरल डिस्कशन होती है, ये पार्लियामेंट में ही होती है। उसके बाद बहुत सारी कमिटीज, डिपार्टमेंटल कमिटीज, उनकी सिक्योरिटी करती है, वो उसकी जांच करती है। और जांच करने के बाद फिर उस पर वोटिंग होती है। तो वोटिंग के लिए भी अलग अलग तरीके की वोटिंग रखी है। कई बार आपको पॉलिसी को पूर्ण रूप से डिसअप्रूव करना है, तो कि हम इस पॉलिसी को, इस प्लान को आगे नहीं बढ़ा सकते, इसको बोलते हैं डिसअप्रूवल पॉलिसी कट मोशन, RE1। उसके बाद इकोनॉमी कट मोशन, मतलब इकोनॉमी के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, अगर उस पॉलिसी में पैसा थोड़ा कम किया जाता, बढ़ाया जाता है, तो नीड के हिसाब से इसको बोलते हैं इकोनॉमी कट मोशन। या टोकन कट मोशन, जब इसमें 100 या उसकी यूटिलिटी के हिसाब से देखा जाता है कि जब इस पे काम किया जाता है या पैसा कम किया जाता है, ज्यादा किया जाता है, तो इसको बोलते हैं टोकन मोशन, कट मोशन। उसके बाद एप्रोप्रिएशन, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। फिर जब ये बिल पास होता है तो एप्रोप्रिएशन बिल बन जाता है, तब ये पैसा निकालने लायक बोल सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेज पे आ जाता है। फिर उसके बाद फाइनेंस बिल जाता है ऑलरेडी, मतलब जब बोलते हैं फाइनल स्टेज में, जब प्रेसिडेंट से इसको साइन हो जाता है, तो पैसा जो है वो निकालने लायक बन जाता है, यार उस स्टेज पे पहुंच जाता है। तो कहने का अर्थ है कि 3, 4 या 5, 6 स्टेजेस जो भी मैंने बताया, यहाँ पर पार्लियामेंट का एक रिजिड कंट्रोल है फाइनेंस के ऊपर। अब हम बढ़ते हैं पार्लियामेंट्री कुछ कमिटीज हैं, बहुत सारी कमिटीज हैं यहाँ पर। इसमें से कुछ मुख्य कमिटीज है जो पार्लियामेंट का जो एक रिजिड या स्ट्रॉन्ग तरीके से कंट्रोल बनाती है फाइनेंस के ऊपर। तो यहाँ पे पैक है, एस्टिमेट कमेटी है, सीपीयू है। तो पार्लियामेंट कमिटीज आर established to study and to deal with the various matter that cannot be directly handled by the legislature due to the over वॉल्यूम ऑफ वर्क। तो इस लाइन में बोलता है कि पार्लियामेंट जब बजट पेश होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बजट पेश होने के बाद फिर उस पर डिस्कशन चलती है, तो वहां पे जो मिनिस्टर होता है विभिन्न विभाग के, उनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम होता है, और ना ही वो उतने एक्सपर्ट और स्पेशलाइज्ड होते हैं कि वो उस पर डीपली या थॉरोली उस पर स्टडी कर सके। इसलिए उनको हेल्प करने के लिए पार्लियामेंट ने कुछ कमिटीज बनाई है, जो कि उस बजट जब वो पेश होता है तो उस पर वो काम करती हैं, सब चर्चा करती हैं, उस पर रिसर्च करती हैं। तो पार्लियामेंट ने विभिन्न प्रकार की कमिटीज बनाई है, लेकिन मुख्य तौर पे 2 कमिटीज हैं। एक है परमानेंट कमेटी और दूसरी है एडहॉक कमेटी। तो जो एडहॉक, जो पहली
परमानेंट कमेटी है उसको अपॉइंट किया जाता पीरियडिकली, मतलब एक पीरियड के साल के बाद 2 साल के बाद हमेशा कंटिन्यूसली उसको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन अगर बाद की जो एडॉक वाली की बात करें, ये तभी इनको ऐसी कमेटी को तभी बनाया जाता है जैसे आपको कोई नीड हो, जब आपको जरूरत हो तो उस कमेटी को बनाया, बाद में वो काम खत्म होने के बाद उसको हम डिसॉल्व कर लेते हैं। लेकिन परमानेंट कमेटी को इंटरवल के बाद, साल के बाद हमेशा उसको दोबारा से बनाया जाता है। तो परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी की अगर बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार की कमेटीज है, जैसे कि इसमें पहली आती है फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, और फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी में अलग अलग कमेटीज है। इसमें पहली है पब्लिक अकाउंट कमेटी, पैक, जिसको हमने पढ़ना है, एस्टिमेट कमेटी है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी आ गई इसमें बी, इसमें है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, DRSC भी बोलते हैं। तो ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज जो है, ये 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज हैं। इसके अलावा अदर स्टैंडिंग कमेटी है, इसको OS भी बोलते हैं। तो अभी हमारे पास वर्तमान समय पर 16 जो है OS कमिटीज वर्क कर रही है। अब हम बात करते हैं एडहॉक कमेटी के। तो एडहॉक कमेटी जो हमारे 17th लोकसभा है, इस 17th लोकसभा में 10 एडहॉक कमिटीज वर्क कर रही है। तो अब हम बढ़ते हैं पब्लिक अकाउंट कमिटीज की ओर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पैक। ये एक देश की सबसे ओल्डेस्ट फाइनेंशियल कमेटी है। जब ये बनी थी 1923 में, तो अंग्रेजों के टाइम की कमेटी है, काफी ओल्ड कमेटी है। तो इस कमेटी में जो मेंबर है वो सिलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के द्वारा इसको सिलेक्ट किया जाता है। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है, मतलब लोकसभा और राज्य सभा के जो मेंबर है उसमें सिलेक्ट किए जाते हैं। किस काम के लिए किए जाते हैं? द पर्पज फॉर ऑडिटिंग द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, की ऑडिट करना, लेखा जोखा करना, और गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर उसको एग्जामाइन करना, उसको स्क्रूटिनी करने के लिए। तो इस कमेटी, ये जो कमेटी है साथ में वर्क करती है एस्टिमेट कमेटी के साथ भी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के साथ भी। तो ये मिलकर करती है तीनों कमेटियां काम, जो पार्लियामेंट के लिए विभिन्न प्रकार की सर्विसेज देती है, खासकर कि पैसे का किस प्रकार से ऑडिट होना चाहिए और एक्सपेंडिचर किस प्रकार से होना चाहिए। So it serves as a check on the government, especially with respect to expenditure bill. Its primary function to examine the audit report and control and Auditor General of India. तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि पैक का मेनली काम है कि जो एक्सपेंडिचर पार्ट है पार्लियामेंट को कैसे होना चाहिए उस पर चेक रखती है, और साथ में हमारा एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक जो अथॉरिटी है जो ऑडिट एंड अकाउंट को संभालता है, तो उसके साथ मिलकर ये काम करता है। कई बार उसकी रिपोर्ट्स होती है, उसकी रिपोर्ट्स को भी ये जांच करता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। So there are the main function of this committee is ascertain whether the money granted by the parliament has been spent the government within the scope of that demand. तो अलग अगर हम देखें, इसका मेन काम है पब्लिक अकाउंट कमेटी का कि जो पैसा है जिस अकाउंट में गया, जिस काम के लिए गया है, वो उसको अप्रूव किया गया है, क्या वो उसी काम के लिए उस अकाउंट के लिए गया है कि नहीं गया, उसके लिए यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। और साथ में एक जो यह एग्जाम्पशन यहाँ पे है कि इस कमेटी का मेंबर कोई भी मिनिस्टर जो है वो नहीं बन सकता। अब हम कंपोजिशन की बात करें, जैसे कि मैंने बोला था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी है जो पैक है वो पार्लियामेंट से बनती है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं, 22 मेंबर होते हैं। 22 में से 15 मेंबर लोकसभा से चुने जाते हैं, और जो इसके बाद जो 7 मेंबर है वो राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो इन मेंबर्स को हर साल इलेक्ट किया जाता है, दोनों साइड से, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। और जिस तरीके से इसको, जिस इलेक्शन प्रोसेस से इसको इलेक्ट किया जाता है, मेथड से, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसका जो चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, उसको कौन अपॉइंट करता है? वो करता है लोकसभा का स्पीकर। और अगर टर्म की बात करें, इसकी टेन्योर की बात करें कि ये ऑफिस के मेंबर कितने समय तक रहते हैं, तो ये 1 साल तक रहता है। 1 साल के बाद दोबारा ये इनकी नियुक्ति की जाती है। तो जो करंट पैक का जो हेड है वो है अधीर रंजन चौधरी, जिन्होंने जुलाई 19 से इसको पद को संभाला है। और इससे पहले जो मलिक अर्जुन खारजे थे इस पद पे काम कर रहे थे। अब हम फंक्शंस की बात करते हैं। तो पहला फंक्शन इसका है चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड इन द अकाउंट। तो जैसे मैंने आपको बोला कि पब्लिक अकाउंट कमेटी या पैक का मेन काम है कि जब फंडिंग पार्लियामेंट से अप्रूव होती है और जिस डिपार्टमेंट में, जिस विभाग में जा रही है, जिस खाते में जा रही है, तो उस खाते में अवेलेबल है कि नहीं है, या जिस खाते के लिए, जिस काम के लिए वो अप्रूव हुई है उस काम के लिए यूटिलाइज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो दूसरा फंक्शन जैसे मैंने बता दिया, पहले आपने खाता चेक करना है, फिर उस पर देखना कि उसका एक्सपेंडिचर किस प्रकार से हो रहा है। नेक्स्ट काम है द मनी दैट हैज बीन डिसबर्स्ड विद लीगली अवेलेबल फॉर द अप्लाई सर्विस ऑफ द पर्पज। अब जब पैसा अकाउंट में जा चुका है,
जिस काम के लिए जा चुका है, तो उस काम में उसी अकाउंट में अवेलेबल होना चाहिए। चेक एंड कंट्रोल, कई बार पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला जाता है, या जिस अकाउंट में जाना चाहिए था, जिस काम के लिए खर्च होना चाहिए तो वैसा होता ही नहीं है, या पहले खर्च हो जाता है। तो जिस स्पीड से, जिस तरीके से, जिस स्टेज पे वो पैसा खर्च होना है, उसी स्टेज पे खर्च होना चाहिए, और इसको चेक करता है ये पैक। उसके बाद एवरी रीअप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द रिलेटेड रूल। तो कई बार जैसे बोला कि जब भी बजट पेश होता है तो उसके बाद वो पैसा मांगा जाता है, लेकिन किसी भी विभाग को, किसी स्टेट को एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ सकती है, कोई ऐसी फाइनेंशियल या डिजास्टर सिचुएशन आ सकती है, तो ऐसी स्थिति में पैसा तो दे दिया जाता है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा जो री अप्रोप्रिएशन का प्रोसेस है, मतलब जैसे बजट प्रस्तुत होता है, फिर डिस्कशन होती है, वोटिंग होती है, वो सारी चीजें दोबारा से री अप्रोप्रिएशन दोबारा से होगा उस पैसे पे। तो इससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन या उसको करवाने का पूरा गतिविधि को भी पैक ही करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टू कंसीडर द रिपोर्ट ऑफ द कैग रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ एनी रिसिप्ट ऑफ एग्जामिन एंड अकाउंट एंड स्टोर एंड स्टॉक। तो कैग जो होता है, अगर प्रिलिमिनरी कहीं पे कोई इंक्वायरी करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, उसकी रिपोर्ट जब पार्लियामेंट में पेश होती है, तो पैक उसकी रिपोर्ट को जांच करता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। हम आगे बढ़ते हैं एस्टिमेट कमेटी की ओर। ठीक है, अनुमानित समिति बोलते हैं को। एस्टिमेट कमेटी जो है फर्स्ट कंस्टिट्यूट की गई थी अप्रैल 1950 में, और इस कमेटी में जो मेंबर होते हैं वो पार्लियामेंट से होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और ये कमेटी जो जिस पर्पज के लिए बनाई गई होती है, उसका पर्पज ये है कि सिक्योरिटी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो एस्टिमेट कमेटी का मतलब होता है पहले सिक्योरिटी नहीं करनी है, जांच करनी है कि जो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, और जहां पे वो एक्सपेंडिचर करते हैं या फंड का यूटिलाइजेशन करते हैं, वो किस प्रकार से कर रहे हैं, सही पर्पज के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या जिस पर्पज के लिए पैसा डिसबर्स हुआ है उस पर्पज के लिए यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज की जांच ये करती है एस्टिमेट कमेटी। तो इसके अलावा इट आल्सो सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसी इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहना करते हैं इसके अलावा एक एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो इकोनॉमी को किस प्रकार से बेहतर या एफिशिएंट बनाया जाए उसके लिए भी सजेशन एडवाइस दे सकते हैं। इसके अलावा इट एग्जामिन द वेदर फाइनेंस आर लेट विद इन द लिमिट ऑन पॉलिसी इम्प्लाइड इन द एस्टिमेट एंड आल्सो सजेस्ट टू फॉर्म इन विच द एस्टिमेट शैल बी प्रिवेट इन द पार्लियामेंट। तो कहने का क्या कि ये सजेशन करती है, और देखे भी ये एस्टिमेट भी लगाती है कि जिस काम के लिए, जिस चीज के लिए पैसा किसी अकाउंट में लगाया गया है, जिस काम के लिए उसको डिस्बर्स किया गया, क्या उस काम के लिए वो पैसा यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसका किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, उसकी रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में जाके देती है। तो दिस कमेटी, ये एस्टिमेट कमेटी साथ में वर्क करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के साथ भी करती है और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के साथ भी करती है, और ये तीनों कमेटी जो है पार्लियामेंट को अपनी रिपोर्ट देती है। तो अगर बात करते हैं कंपोजिशन की, तो इस कमिटी में 30 मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, और सभी के सभी जो इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा। तो ये पॉइंट याद रखना है, जैसे कि आपने देखा कि पैक में कुछ लोग लोकसभा में से थे और कुछ राज्यसभा में, लेकिन इस कमेटी में 30 लोग होंगे, वो 30 के 30 लोग जो है वो लोकसभा से ही उनको इलेक्ट किया जाएगा। द मेंबर ऑफ इलेक्टेड एवरी ईयर, इन सभी लोगों को हर साल इलेक्ट किया जाता है लोकसभा से, और जिस तरीके से, जिस मेथड से इसको, या जिस इलेक्शन प्रोसेस से उनको इलेक्ट किया जाता है, उसका मैथोलॉजी है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। और इसके चेयरमैन को इलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है बाय द लोकसभा स्पीकर। और अगर हम इसकी टर्म की बात करें तो इसके मेंबर या चेयरमैन की टर्म 1 ईयर रहता है। ठीक है, इसका मेंबर या चेयरमैन कोई भी जो मिनिस्टर है वर्तमान समय में वो नहीं बन सकता, वो इलिजिबल है। और इन केस ऑफ मेंबर आफ्टर हिज इलेक्शन टू द कमिटी बिकम्स मिनिस्टर, ही हैज टू सीज टू बी द मेंबर ऑफ। तो इस लाइन में बोल रहा है कि अगर सपोज करते हैं कि कोई व्यक्ति है जो इस कमेटी का मेंबर है, और बीच में वो इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन लड़ने के बाद उसको मिनिस्टर बना दिया जाता है। जब वो मिनिस्टर बना दिया जाता है तो उसको इस पद से, जो एस्टिमेट कमेटी के पद से, उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। बोलते देयर आर नो मेंबर ऑफ फ्रॉम राज्यसभा करंटली द कमिटी हेडेड बाय। तो जैसे मैंने आपको बताया कि राज्यसभा में इसमें कोई मेंबर नहीं होता, 30 के 30 मेंबर जो है लोकसभा में होते हैं, और अभी वर्तमान समय में जो इसका हेड है वो है गिरीश बापट, जो कि भारतीय जनता पार्टी से है। अब हम आगे बढ़ते हैं कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, सीपीयू भी बोलते हैं शॉर्ट में इसको। तो पब्लिक कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो है वो एक सिलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो पार्लियामेंट के होते हैं, एंड आल्सो कंस्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट। तो ये सीपीयू जो है ये सिलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट के द्वारा की जाती है, पार्लियामेंट के द्वारा इसको कंस्टिट्यूट किया जाता है। ये कमिटी जो है पहली बार फॉर्म हुई थी 1 मई 1964 में,
और इसका फर्स्ट चेयरमैन था वो था पी गोविंदा मेनन, ठीक है। अब इस कमेटी का पर्पस क्या है, क्यों इसको फॉर्म किया जाता है? इस कमेटी का मेन पर्पस है कि एग्जामाइन द रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो हमारे पब्लिक सेक्टर होते हैं ना, जो सरकारी डिपार्टमेंट्स होते हैं या स्मार्ट सरकारी एजेंसीज होती हैं पब्लिक सेक्टर की, बहुत सारी, जैसे कि आपने थर्मल पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, बहुत से थर्मल प्लांट्स हो गया, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन है, पीएसयू बोलते हैं, उन सभी पीएसयू के जो अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स को एग्जामाइन कौन करता है? ये कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जो कि स्पेसिफाई भी किया गया है फोर्थ शेड्यूल ऑफ रूल एंड प्रोसीजर, जो कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस और लोकसभा। अब इस कमेटी की बात करें तो ये कमेटी जो है काम करती है पैक के साथ भी काम करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के साथ भी काम करती है, एस्टिमेट कमेटी के साथ भी काम करती है, और बहुत सारी दूसरी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी है जिनके साथ ये मिलकर काम करती है, जिसको बोलते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन में इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोग लोकसभा से होते हैं और इसके अलावा 7 लोग होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। तो इसके जो मेंबर है वो इलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम एवरी ईयर अमॉन्ग्स द मेंबर ऑफ इस रिस्पेक्टिव हाउसेस। तो इसके मेंबर 22 लोग हैं, तो 22 के लोग हर साल 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से इलेक्ट किए जाते हैं, और जिस प्रिंसिपल से इनको इलेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम, जिसको मैं पहले आपको समझाया हुआ है। तो इसकी चेयरपर्सन की बात करें, इसका भी एक चेयरपर्सन होता है और इसको अपॉइंट करता है लोकसभा का स्पीकर, ठीक है, जिसका जो टर्म है, मेंबर का जो टर्म है वो 1 साल के लिए होता है। जो करंट इसका चेयरमैन है इस कमेटी का वो है मीनाक्षी लेखी, और इसमें अगर आगे क्लॉज देखें तो कोई भी मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं बन सकता है, नहीं चेयरमैन बन सकता है। अगर कोई मेंबर जो है इलेक्शन लड़ता है और इलेक्शन लड़ने के बाद वो मिनिस्टर बन जाता है, तो अब उसको इस पद से त्याग देना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग सीपीयू की। तो पहला फंक्शन मैंने यहाँ लिखा है कि टू एग्जामिन द रिपोर्ट अकाउंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग स्पेसिफाइड इन द फोर्थ शेड्यूल द रूल ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा। तो बिजनेस लोकसभा की जो रूल एंड प्रोसीजर जो कंडक्ट है, यहाँ पे बताया गया है कि रिपोर्ट अकाउंट है जो पब्लिक अंडरटेकिंग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वहां के अकाउंट्स को ये चेक करता है। दूसरा पॉइंट है ये टू एग्जामिन द रिपोर्ट्स इफ एनी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग। तो कुछ पब्लिक अंडरटेकिंग जो हमारी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश की, तो वहां पे अगर उनके अकाउंट से रिलेटेड कोई रिपोर्ट आती है, किसके द्वारा बनाई गई होती? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या शॉर्ट में इसको बोलते हैं कैग। इसके द्वारा अगर कोई कोई रिपोर्ट बनाई जाती है तो इसकी एग्जामिनेशन भी यही करता है। नेक्स्ट आ गया टू एग्जामाइन इन द कॉन्टेक्स्ट of the autonomy and efficiency of public undertaking, whether the affairs of public undertaking is being managed in accordance with the sound business principle and careful commercial practices। तो कहने का था कि पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ नॉर्म्स बनाए गए होते हैं, उस नॉर्म के अंदर पब्लिक अंडरटेकिंग को वर्क करना होता है, एग्जीक्यूशन करना होता है, अपना प्रोग्राम को चलाना होता है। अगर वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो उस पे एग्जामिनेशन करना, उसको सिक्योरिटी नहीं करना, ये काम भी किसका है? सीपीयू का ही। उसके बाद नेक्स्ट है टू कंसीडर द रिपोर्ट ऑफ द कैग रिलेटिंग टू ऑडिट एंड रिसिप्ट और टू एग्जामिन द अकाउंट ऑफ स्टोर एंड स्टॉक्स। तो स्टोर एंड स्टॉक्स हो सीपीयू का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, तो इन सबों का वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, स्क्रूटनी, ये भी कौन करता है? सीपीयू। अब हम बात करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में कैग बोलते हैं। तो मनी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इज कलेक्टेड बाय टैक्स एट एंड अदर सोर्सेस। तो पहला मैंने पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखना है कि देश के अंदर जो है एकमात्र स्रोत है पैसा का, वो है टैक्स। और टैक्स कहाँ से लिया जाता है? आम जनता से, ठीक है। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आम जनता से पैसा लेते हैं और उन्हीं पर खर्च करते हैं। तो इस पैसा का प्रयोग एक ट्रांसपेरेंस वे में होना चाहिए, एक सही वे में होना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए जो हमारे पास एजेंसी है वो मेनली है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में कैग भी बोलते हैं। तो आर्टिकल 148 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है कि देश के अंदर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा, और जो कि हेड होगा किसका? ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो इस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को हम गार्डियन ऑफ द फाइनेंस भी बोलते हैं। तो बोल सकते हैं कि रक्षक है हमारे देश का फाइनेंस सिस्टम का, चाहे वो सेंटर का हो या स्टेट का हो। तो ये अपहोल्ड करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। कहने का अर्थ है कि अगर कैग ना हो तो बोल सकते हैं कि जो हमने लॉ बनाए, रूल रेगुलेशन बनाए कि अपने फाइनेंस सिस्टम को कैसे साउंड बना सकते हैं, या जो फाइनेंशियल सिस्टम को जिस प्रकार से हम चलना चाहिए उस चीज को चलने के लिए इस कैग को बनाया गया है। ये इसका एक पिलर बोल सकते हैं।
और साथ में आगे बोला गया है कि इट इज फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेम, जो हमारी डेमोक्रेटिक लोकतंत्र सिस्टम है, जिस ये उसका एक चौथा पिलर है। और तीन अन्य पिलर जिसको सुप्रीम कोर्ट माना जाता है, इलेक्शन कमीशन माना जाता है और इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन माना जाता है, और चौथा पिलर हमारा है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट चेयरमैन जो कैग का है वो बना था वी नरहरि राव 1948 से लेकर 1954 तक। एक नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसको आपको याद रखना है। और करंट कैग का जो चेयरमैन है वो है राजीव महर्षि, जो 2017 में जिनको अपॉइंट किया गया था। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो कैग को अपॉइंट करने वाला होता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और बिफोर टेकिंग द ओथ ऑफ द ऑफिस दे टेक ओथ एफर्मेशन ऑफ हिज ड्यूटीज। तो ऑफिस को ज्वाइन करने से पहले उनसे बोल सकते हैं पद ग्रहण से पहले उनसे शपथ ली जाती है कि वो अपनी ड्यूटीज उसी प्रकार से करेंगे। और अगर इनका टेन्योर, कैग का टेन्योर माने तो जो यहाँ पे इनका कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है, या तो 65 साल तक। बोल सकते हैं कि अगर वो 6 साल पूरा कर लेते हैं या 65 साल की उनकी आयु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो रिटायर हो जाएंगे। अब वो अपना रेजिग्नेशन कभी भी प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, कभी वो अपने पोस्ट से रिजाइन कर सकते हैं। बट ही कैन रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट सेम एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस पॉइंट को याद रखना है कि अगर आपको कैग का जो चेयरमैन है उसको रिमूव करना है, तो उसको रिमूव करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। इसको कई बार आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैग का चेयरमैन को जो निकालने का, रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है, तो वो सेम वैसा ही है जैसे जज को निकालते हैं सुप्रीम कोर्ट के। So before the removal, a resolution will be passed by the both houses of parliament by special majority। लेकिन आप यहाँ पे याद रखना है कि जो कैग का जो चेयरमैन है उसको आसानी से निकाला नहीं जा सकता कि अगर कोई भी बोले तो उसको निकाल दिया जाएगा, नहीं। पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव रखा जाएगा जहां पर स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी मतलब अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में नॉर्मल मेजोरिटी क्या होता है कि 100 में लोग में से 33 लोग, 1/3 अगर बोलते हैं तो पास। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कम से कम 66 लोग। तो टू मेजोरिटी के साथ जब वोटिंग करते हैं तो तभी वो रेजोल्यूशन पास होता है। but he will be removed on the basis of misbehavior or incapacity। तो मेनली रीजन ये देखा कि अगर कोई मिसबिहेवियर करता है या उसकी कैपेसिटी या काम करने लायक ना हो तब भी उसको निकाला जाता है। नेक्स्ट, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट नीदर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। तो कैग का चेयरमैन है, ना ही उसको सेंटर केंद्र सरकार की कोई दोबारा नौकरी मिल सकती है, ना ही राज्य सरकार की। और उसकी जो सैलरी को फिक्स कौन करता है, वो करता है पार्लियामेंट। तो अब बात करते हैं कैग की जो अपॉइंटमेंट के बारे में। तो कैग की एक बार जो चेयरपर्सन होती है उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, तो उसकी एज, पेंशन, सैलरी या अलाउंसेस में कोई भी अल्ट्रेशन नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर अल्ट्रेशन करेंगे तो मतलब उसकी पावर में आपने कंप्रोमाइज किया। तो ये एक लॉ में बनाया गया है कि उसकी पावर को अपहोल्ड करने के लिए, रिजिड रखने के लिए उसकी एज, पेंशन और सैलरी के बाद सैलरी में कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता है। और साथ में बताया गया कि इनकी जो सैलरी वो कहाँ से विड्रॉ होगी, वो होगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और कोई भी जो मिनिस्टर है वो कैग में नहीं आ सकता है, कैग का पार्ट नहीं हो सकता है। और अगर कैग कोई एक्शन लेता है किसी मिनिस्टर के खिलाफ या कोई कार्य करता है, तो मिनिस्टर उसको उस काम के लिए, उसके एक्शन के लिए उसको बुला नहीं सकता है या उस पर क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता। तो अब बात करते हैं ड्यूटीज एंड पावर। तो आर्टिकल 149 याद रखना है कि जो अथॉराइज करता है या अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट की ये प्रिस्क्राइब करता है, जिसमें बताया गया है कि पावर एंड ड्यूटीज कैग की क्या रहेगी। तो कैग का एक एक्ट भी है, पावर, ड्यूटीज एंड कंडीशन सर्विस एक्ट 1971 ऑफ कैग। और इसको अमेंड भी किया था 1976 में, जिसमें ये बताया कि कैग की क्या पावर्स और ड्यूटीज रहेगी। पहली पावर और ड्यूटीज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, बोलते ही ऑडिट द अकाउंट्स एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सेंटर और स्टेट। तो कंसोलिडेटेड फंड होता हमारा जो सेंटर और स्टेट का, उसके अकाउंट का ऑडिट और एक्सपेंडिचर किस प्रकार से किया गया है, इसकी देखरेख या जांच कौन कर सकता है, कैग। दूसरा पॉइंट बोलता है ही ऑडिट्स द अकाउंट्स एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ सेंटर और स्टेट। तो सेंटर और स्टेट में कंटीजेंसी फंड या बोल सकते हैं कि इमरजेंसी फंड के लिए एक अकाउंट बनाया गया होता है सेंटर और स्टेट में, तो इसका ऑडिट और अकाउंट की देख रेख भी कौन करता है, कैग। नेक्स्ट, ही ऑडिट ऑल द अकाउंट्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट डिपार्टमेंट। तो सारे अकाउंट जहां पर ये बताया जाता है कि हमें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ, यहाँ पे ट्रेडिंग हुई, यहाँ पे हमें लॉस हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, इसकी देखरेख भी, ऑडिट भी कौन करता है, कैग। नेक्स्ट है ही ऑडिट ऑल द रिसीव एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट एंड सेंटर। तो
सेंटर और स्टेट डिपार्टमेंट हो तो विभिन्न प्रकार की अर्निंग करते हैं और विभिन्न प्रकार के एक्सपेंडिचर करते हैं। तो कितना खर्च किया, कितना उन्होंने कमाया, उसका ऑडिट भी कौन रखता है? कैग। नेक्स्ट है ही ऑडिट ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो सेंट्रल और स्टेट डिपार्टमेंट की कोई रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर तो करते हैं, ट्रांजेक्शन मतलब पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा किसी चीज को खर्च करने के लिए, जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसका ऑडिट का पूरा रिकॉर्ड भी कैग ही रखता है। नेक्स्ट ही ऑडिट एनी अदर अकाउंट बाय द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो कई बार गवर्नर और प्रेसिडेंट बोल सकता है कि आप इस विभाग की जो अकाउंट को ऑडिट कीजिए, जांच कीजिए, देखरेख कीजिए। स्टेट के अंदर गवर्नर बोलता है और सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट बोल सकता है कैग। नेक्स्ट ही सबमिट हिज रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो ये अपनी रिपोर्ट जो है, अगर प्रेसिडेंट उनको किसी डिपार्टमेंट के अकाउंट को ऑडिट करने के लिए बोलता है, एग्जामिनेशन करने के लिए बोलता है, तो सेंटर का डिपार्टमेंट हो तो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे, अगर स्टेट का होता है गवर्नर को करता है कैग। नेक्स्ट ही ascertains एंड सर्टिफाई द नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्स। तो लास्ट में जब टैक्स आता है, कितना टैक्स इकट्ठा किया, ऑडिट एंड अकाउंट को चेक करने के बाद ये सर्टिफाई करता है कैग कि हाँ एक्चुअल में ये टैक्स कलेक्ट हुआ है। तो लास्ट में जो बोलते हैं मोहर लगाने का काम होता है वो कैग का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आरबीआई है। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल बैंक है, या बोल सकते हैं कि हमारे देश का बैंकों का जो हेड है वो आरबीआई है। आरबीआई जिस जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, जिसके अंदर आता हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई का मेन काम है कि ये रेस्पॉन्सिबल है किसी प्रकार की जो इशू करना है या सप्लाई करना है इंडियन रुपी को, या रेगुलेशन करना है रुपीज का वो, या बैंकिंग सिस्टम का। तो ये सारा का सारा काम है आरबीआई का। किसी भी प्रकार के देश के अंदर पेमेंट सिस्टम को अप्रूव करना, उसको चलाना, ये प्रमोट करना, इकोनॉमिक जो सिस्टम है डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, ये सारा का सारा काम जो है आरबीआई का ही है। आरबीआई का एक गवर्नर होता है जो इसका हेड है, सिविल सर्वेंट से हो सकता है, वो एक आईएएस है, आईएएस हो सकता है। और पहला गवर्नर जो है आरबीआई का वो था सीडी देशमुख, और जो वर्तमान समय में जो गवर्नमेंट वो है शक्तिकांता दास। तो अगर हिस्टोरिक इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जाने तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनिशियली एक प्राइवेट बैंक था, ठीक है। और 1926 में हिल्टन यंग कमीशन आया जिसने रिकमेंड किया कि इस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाए, और इसको बोल सकते हैं कि पब्लिक बैंक बनाया जाए। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसके लिए एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। लेकिन आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को आरबीआई को एक नेशनलाइज्ड बैंक बना दिया गया 1 जनवरी 1949 को। और तब से ये बैंक जो है पब्लिक बैंक है। ये बैंक तब से फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। और अगर बात करें जब ये बैंक एस्टेब्लिश हुआ था, जब बैंक स्टार्ट हुआ था, तो इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो टोटल कैपिटल थी, या जो जो इसकी टोटल नेटवर्थ थी, वो थी 5 करोड़। और इसमें गवर्नमेंट का शेयर जो अगर हम देखें सिर्फ 20 से 22 लाख रुपए था। तो देख सकते हैं कि कहाँ से आरबीआई स्टार्ट हुआ था, कैसे ये एक प्राइवेट बैंक से एक नेशनलाइज्ड बैंक बना, एक पब्लिक बैंक बना। तो आज के टाइम में पूरे देश का जो है बोलते हैं रेगुलेटिंग बैंक बन चुका है। तो आगे बढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री की ओर। तो ओवरऑल डायरेक्शन जो आरबीआई की जो होती है उसमें कौन कौन से लोग या काम कैसे चलता है, इसका प्रोसेस कैसे है काम का। तो इसमें 21 मेंबर्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, 21 मेंबर, और साथ में इसमें एक गवर्नर होता है, और इसके साथ 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। यूजली वो कहाँ से होते हैं, इकोनॉमिक अफेयर ऑफ सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट्स होते हैं। साथ में 10 गवर्नमेंटल नॉमिनेटेड डायरेक्टर होते हैं, और 4 डायरेक्टर कहाँ से होते हैं, लोकल बोर्ड से। ये लोकल बोर्ड कहाँ से है, 4, एक है मुंबई से, एक कोलकाता से, एक चेन्नई से और दिल्ली से। इनके डायरेक्टर भी यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। और इन सभी जो 4 लोकल बोर्ड्स हैं, इन सभी लोकल बोर्ड्स में कितने लोग होते हैं, 5-5 मेंबर, जो कि अलग अलग रीजनल इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए या कोऑपरेटिव इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम को बढ़ाने के लिए बनाया गया। तो जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली के लोकल बोर्ड्स बनाए गए, इनमें 5 लोग अलग अलग होते हैं। क्योंकि ये बड़े बड़े महानगर है, सिटीज है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमर्स होता है, व्यापार होता है। तो इन लोकल लेवल का इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है देश के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। तो इन लोगों के जो डायरेक्टर है उनको भी इसका रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है आरबीआई का।
तो आगे हम बात करते हैं, आरबीआई जो है मेंबर है एशियन क्लियरिंग यूनियन का, और ये जो हमारी देश की जो फाइनेंशियल पॉलिसी है, इंक्लूसिव पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, और साथ में अलायंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन में का भी ये मेंबर है। और इस प्रकार से जो आरबीआई को जो एक नाम दिया गया है, एक छोटा नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है कि मिंट स्ट्रीट। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के, तो फंक्शन आप जेनरिक वे में आप समझ चुके हैं कि अगर देश में बहुत सारे बैंकिंग है और सभी बैंकों का हेड आरबीआई है, तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि ओवरऑल जो सुपरविजन, कंट्रोलिंग, इशूइंग पावर, पेमेंट पावर सारी किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो एक एक करके थोड़ा पॉइंट को हम समझेंगे। फाइनेंशियल सुपरविजन कहने का कि देश के अंदर प्राइवेट बैंक, जैसा आप देखो बहुत सारे बैंक विभिन्न प्रकार की पेमेंट लेते हैं, लोन लेते हैं, किसी को लोन देते हैं, तो उस चीज को पूरे को मैनेज करना, उनको सुपरविजन करना, देख रेख करना, पर्यवेक्षण करना, ये काम है आरबीआई का। दूसरा काम है रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो देश के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम किस प्रकार से साउंड हो, बेहतर हो, तो उसके लिए एडवाइस देना, सजेशन देना या उसको रेगुलेशन को बढ़ाना, ये भी काम है आरबीआई का। तो आरबीआई रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है पेमेंट सिस्टम और सेटलमेंट सिस्टम। पेमेंट सिस्टम और सेटलमेंट सिस्टम में कहना का अर्थ है कि देश के अंदर बहुत सारी पेमेंट होती है, एक देश से दूसरे देश होती है, स्टेट के अंदर होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। तो पेमेंट कैसी होनी चाहिए, उसका तरीका क्या होना चाहिए, उसको अथोराइज आरबीआई करता है। और साथ में कई बार डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो उन डिस्प्यूट को सेटलमेंट करना, ये काम भी आरबीआई का ही है। उसके बाद बैंकर एंड डेट मैनेजर टू गवर्नमेंट। तो बोल सकते हैं कि ये कई कई बार जो होता है, आरबीआई बहुत सारे बैंक को डेट देता है, कर देता है, पैसा देता है, उधार लोन देता है। तो जब उन बैंक को जरूरत पड़ती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज, हमारे देश से दूसरे देश में पैसा जाता है, वहां से इधर पैसा ट्रांसफर होता है, तो उस चीज को भी मैनेज करने का काम भी आरबीआई करता है। नए नोटों को इशू करना, नई करेंसी को इशू करना, ये भी आरबीआई ही करता है। बैंकर्स बैंक का कहने का अर्थ है कि जितने भी बैंक हैं उन सभी का लोन देना, उनको पैसा देना, उनका बैंकों का बैंक बोलेंगे आरबीआई को। नेक्स्ट है रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तुम्हारे बैंकिंग सिस्टम कैसा बेहतर हो, किस प्रकार से सही प्रकार से रेगुलेट करे, या उसके क्या फ्लॉज है, किस प्रकार से साउंड बने, तो उसको रेगुलेट करना, ये सारा काम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आरबीआई को ही दिया है। अब देश के अंदर कई प्रकार से फेक मनी आती है, तो उसकी डिटेक्शन करने का काम कि फेक है कि ओरिजिनल है, उसको भी डिटेक्ट करने का काम भी किसको है? आरबीआई को ही है। नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो आपने देखा कई बार इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, वो इकोनॉमी को देखते हुए, इकोनॉमी को, इन्फ्लेशन या बहुत सारी चीजों को देखते हुए आरबीआई इन सभी रेट्स को, इंटरेस्ट रेट्स को कम बढ़ाती है, कम करती है। तो देखा जाए तो इन सभी 10.2 के हम आरबीआई का जो फंक्शन को उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं, इसको बाइंड अप नहीं कर सकते। आरबीआई का डाइवर्स फंक्शन है, लेकिन कुछ मेन फंक्शन हमने यहाँ बताए। इन सभी फंक्शन हमें ये पता लग सकता है, हम कंक्लूजन बना सकते हैं कि आरबीआई एक बहुत बड़ी एजेंसी है देश की, जो पूरे इकोनॉमी को चलाती है। तो इसी वीडियो के साथ ये पूरा पेपर खत्म हो चुका है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है, और साथ में आपको प्रेस भी करना बेल आइकन को, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मिलेंगे इसके एक नेक्स्ट वीडियो में। इसमें मैं एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें कम से कम 100 क्वेश्चन बनाऊंगा, ताकि आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन है इसमें से आए और उसके लिए आपको हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।